हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12 है। जीसू कैंग हायो के पास आकर उससे रामेन कुक करने सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। कैंग हायो किसकी हेल्प करता है। जीसू रामेन को टेस्ट करने के बाद इसमें किसी चीज के एक्स्ट्रा होने का बताता है, जो कि कैंग हायो को याद आता है उसने सेम पॉट में पहले गार्लिक को फ्राई किया था, तो उसका टेस्ट है। कैंग हायो जीसू के टेस्ट की क्वालिटी से इम्प्रेस नजर आता है कि जीसू के पास गॉड गिफ्टेड एब्सोल्यूट टेस्ट है, जो कि सिर्फ बड़े बड़े शेफ्स के पास होती है। जीसू को इस सब की परवाह नहीं थी। उससे पूछता है कि क्या ये बड़ी बात है। कैंग हायो उससे बोलता है इसके पास भी ये क्वालिटी है, और बोलता है जीसू एक बड़ा शेफ बन सकता है। जीसू बोलता है क्या वो रामेन कुक कर सकता है। कैंग हायो बोलता है दुनिया की जिस चीज को कुक करना चाहे। जीसू अपने ड्रेस को झाड़ते हुए बोलता है इसे कुछ भी कुक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके डैड का वेल्थी खून इसकी रगों में दौड़ रहा है, इसके लिए वही काफी है। कैंग हायो फिर इससे पूछता है कि वो अचानक ऐसे रामेन क्यों बनाना चाहता है अगर उसे कुक नहीं करने हैं। बोलता है सब तुम्हारी वाइफ को पाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें बताया तो था। कैंग हायो गुस्से से हाथ में पकड़े अनियन को फेंक कर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अपनी मोम की फोटो को देखकर गिला करता है। उससे लगा सिर्फ उसके पास एब्सोल्यूट टेस्ट दिया है उसकी मोम ने, पर आपने अपना सब कुछ इस किड में भी ट्रांसफर कर दिया। मतलब जीसू कैंग हायो का हाफ ब्रदर है, पर ये बात सिर्फ कैंग हायो को मालूम है, तभी तो वो कैंग हायो की हर बात को आंखें बंद करके मान लेता है। पर ये सीक्रेट अभी सिर्फ और सिर्फ कैंग हायो को ही पता होता है। जीसू अगली मॉर्निंग हैप्पी होकर जल्दी स्कूल जाने के लिए निकलता है कि वो लेट नहीं होना चाहता है। मिस्टर चा को भी सुनकर झटका लगता है, पर है जीसू से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। कैंग हायो खानवू बावूल को ब्रेकफास्ट के बिना स्कूल जाते देखकर डांट कर टेबल पर बिठाता है कि क्लास छूटती है छूट जाए, पर ब्रेकफास्ट न छूटे। वो वहाँ आकर इनको छोटी सी फैमिली की तरह एंजॉय करते देखकर टोंट मारता है। योन भाई सुबह ही सुबह इसके वहाँ टपक पड़ने पर हैरान थी। वो बोलता है उसने रात को जीसू की कॉल पिक नहीं की थी, तो वो सारी रात उसके लिए बेचैन रहा है, और अब उसने इसको देख लिया है तो उसके सीने में ठंडक पड़ गई और उसकी आंखें भी शदाब हो गई हैं, और इसे अपना ट्रेडमार्क साइन विंक करता है। जाते जाते इनसे पूछता है वो मॉर्निंग में स्मेली सोयाबीन खा रहे हैं क्या, पर सबके सब वहाँ पर बैठे हुए इनकार करते हैं वो ऐसा वैसा कुछ नहीं खा रहे हैं। वो कहता चला जाता है वो गलत नहीं हो सकता है, इसे स्मेल आ रही है। उसके जाने के बाद अचानक से इयोन भाई अपनी सांस को स्मेल करते हुए उसे याद आता है उसने कल रात को सोने से पहले सोयाबीन खाया था। वो सबके सब हैरान थे, इस हद तक तो कोई भी स्मेल नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। पर कैंग हायो बोलता है जीसू ऐसा कर सकता है क्योंकि वो रामेन किंग है। लॉन्ड्री को हैंग करते समय कैंग हायो से इयोन भाई को जीसू के परफेक्ट टेस्ट वाली बात पता चलती है। वो विश्वास करने को राजी नहीं थी कि ये टैलेंट उसके पास नहीं हो सकता है। वो जो सिर्फ होटल के खाने खाता है उसे खानों के बारे में कैसे पता हो सकता है। हाँ, अगर पैसों की या क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की बात की जाए तो उसके बारे में उसे जरूर पता हो सकता है। पर कैंग हायो को उसे विश्वास दिलाता है ये पॉसिबल है क्योंकि ये इसके इनहेरिटेंस में गॉड गिफ्टेड चीज है। पर आगे बताते बताते हाथ में पकड़े ब्रा की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इयोन भाई जैसे ही नोट करती है फौरन भूखी बिल्ली की तरह झपट्टा मारती है, अबे मेरी इज्जत को कहाँ नीलाम कर रहे हो। फिर इसे कुछ दिखाने के लिए अंदर ले जाती है। ड्रेसर के ऊपर पड़ी हुई ओल्ड एल्बम को उतारने की कोशिश करते देखकर कैंग हायो कैसे उठाकर इसकी हेल्प करवाता है। उसके पूछने पर एडमिट करती है वो काफी हॉट दिख रहा है। दोनों साथ फर्श पे आलती पालती मार के बैठते हैं इयोन भाई के डैड की ओल्ड एल्बम को देखने के लिए, जिसमें कैंग हायो के पेरेंट्स के फोटोज भी थे। पर इयोन भाई इसको बताती है इसके डैड की तरफ से इसे शॉर्ट टेम्पर विरासत में मिला है। कैंग हायो कैसे पॉइंट आउट करता है कि शॉर्ट टेम्पर के साथ साथ वो बहुत ज्यादा सेक्सी भी है, बट इयोन भाई की विश थी इसे इसके डैड की तरफ से कैंग हायो और जीसू की तरह से एब्सोल्यूट टेस्ट मिलता। तो क्या ही बात। कैंग हायो की मोम के बारे में पूछती है, वो उसे बताता है कि वो तो तब गुजर गई थी जब कैंग हायो 15 का था, और इनको डॉक्टर ने जितना बताया था कि वो 1 साल ही जीवित रहेंगी। मतलब जब इनको पता चला था इनके पास सिर्फ 1 साल है, वो इससे मिलने जापान गई थी, पर फिर भी इन दोनों ने मिलकर जापान में 3 साल इकट्ठे गुजारे थे। बावुल स्कूल की ग्राउंड में बात करने के लिए जीसू को बाहर बुलाता है। बावुल जीसू को इयोन भाई से दूर दूर रहने को बोलता है कि चाहे वो इसके साथ खेल खेल रहा है या फिर बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, मगर अब उसे उससे दूर रहना होगा। जीसू बोलता है इसमें से किसी भी चीज के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। बोलता है इवन कि वो तो किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता है। जब वो इसके साथ नहीं होता तब भी इसका माइंड और दिल बिल्कुल ब्लैंक होता है, और जब वो इसके साथ होता है तब भी वो किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता है, तब भी इसका माइंड ब्लैंक हो जाता है। जिस पर बाबुल को हैरानगी होती है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब वो यून सुई के साथ होता है तब इसका भी यही हाल होता है।
बाहुल को विश्वास नहीं आता। जीसू को फौरन से जाकर डॉक्टर को दिखाने को बोलता है। जीसू बोलता है वो पहले ही ये सब कुछ कर चुका है और डॉक्टर के मुताबिक वो अब लव के फाइनल 5th एक्सेप्टेंस के स्केल पर पहुंच चुका है। और बाहुल को बोलता है तो वो जाकर इसको अपना सब कुछ दे देगा और उसके साथ सचमुच में रहना चाहता है, कोई प्ले नहीं कर रहा है। बाहुल सुनकर बोलता है हुआनंग कभी इसकी नूना के साथ नहीं हो सकता है। हुआनंग का मतलब फेरी या एंजल के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज होता है। तो बोलता है इयोन भाई नूना तो इवन ह्यूमन भी नहीं है बल्कि वो तो एक बेयर है। फिर जीसू को बोलता है तुम वैसे कितना भी ट्राई कर लो पर मेरी नूना कभी भी तुम्हें लाइक नहीं कर सकती है क्योंकि तुम उसके स्टाइल के नहीं हो। जीसू भी आगे से पॉइंट आउट करता है अबे वो दोनों तो ऑलरेडी ही बियॉन्ड द स्टाइल है क्योंकि इयोन भाई भी उसके स्टाइल की नहीं है पर वो फिर भी उसे लाइक करता है। इयोन भाई को अपने नेबरहुड के लोगों से कैबेज की डिलीवरी मिलती है जो कि उसके डैड के साथ अच्छे रिलेशंस की वजह से दोबारा से इनकी शॉप को सप्लाई करना चाहते थे। जब वो इन औरतों से बातें कर रही होती है वो इसकी किमची बनाने में हेल्प करने वाली थी और तभी हानवो के इसे टीचर बुलाते हुए वहाँ आ जाता है। इन औरतों के पूछने पर एक्सप्लेन करती है वो कैसे हानवो को जानती है। फिर तभी बाहुल भी नूना नूना पुकारता वहाँ पर कहीं से टपक पड़ता है। वो सभी हैरानगी से पूछती है जहाँ तक इन सभी को पता है इसका तो कोई भी सगा भाई नहीं है। तो बताती है वो उसके साथ घर पर रहता है, इसके छोटे भाइयों की तरह है। पर ये क्या, लाइन बनाओ टिकट कटाओ, एक के बाद एक ऊपर से टपक पड़ता है। अब उसे वाइफी वाइफी के नारे लगाता हुआ कैंग हायक भी वहाँ आ गया था जिसे सुनकर वो सभी लेडीज हैरान होने के साथ साथ सैड भी थी। इयोन भाई ने कब शादी की और इनको इनवाइट क्यों नहीं किया था। इयोन भाई इनको समझाने लगती है नहीं वो इसका रियल वाला हस्बैंड नहीं है और स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कि वो इसके साथ सिर्फ सोती है, जिसको सुनकर इन लेडीज के मुंह तो खुलते ही खुलते हैं। साथ में वहाँ पर आता हुआ जीसू भी ये सुनकर शॉक होता है और उसके पास फौरन जाकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए डार्लिंग बुलाने लगता है। अब तक तो वो सभी लेडीज थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी पर मामला तो अब हाथ से निकल चुका था। मगर जीसू के आने से सब गड़बड़ी हो जाती है। वो बोलती है एक तेरा स्टूडेंट, दूसरा तेरा भाई, तीसरा तेरा हस्बैंड और चौथा अब ये कौन है। जिस पर जीसू फौरन बोलता है वो इसकी जुगिया है, इसकी डार्लिंग, इसकी प्रिटी थिंग है ना। जिसे सुनकर वो सभी लेडीज छी तुम अकेली इन 4 मर्दों के साथ एक ही छत के नीचे रहती हो। जिस पर कैंग हायक इनको बोलता है आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, ये एक मॉडर्न अनकन्वेंशनल फैमिली है। इयोन भाई को सब सुनकर उसके ऊपर वाले खाने की हवा निकल जाती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होकर वहाँ से भागने लगती है। कोई 5 कदम आगे जाकर मुंह के बिल गिर जाती है जिसे देखकर वो चारों पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं जुग्गी, नूना, टीचर, वाइफ सब एक साथ इसकी तरफ दौड़ लगाते हैं। पर वो इनसे बचती बचाती जल्दी जितना भाग सकती थी दूर चली जाती है क्योंकि वो इन लेडीज के सामने एम्बेरस हो गई थी। इधर हैरान खड़ी लेडीज को कैंग हायक बोलता है वो सिर्फ मेरे साथ सोती है और इसको मुस्कुराते देखकर जीसू बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसे घूरने लगता है। उसे शक हो रहा था कहीं कमीना सच तो नहीं बोल रहा है। बाहुल अपनी टेडी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा यूनसुई का डांस देखने के लिए था मगर सारे का सारा ध्यान फिर जीसू और इयोन भाई को लाइक करने की तरफ था। यूनसुई इसके पास आकर इसको समझाती है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। इयोन भाई जीसू के लिए डिस्पोजेबल स्लीपर्स की तरह है, उसने कंफर्ट लेने के लिए थोड़ी देर के लिए पहना है तो जीसू वापस अपने जूतों की तरफ लौट जाएगा जो उसे परफेक्टली फिट आएंगे। बाहुल को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था, पूछता है जीसू के पास फिर लौट जाने का इरादा है क्या तुम्हारा। वो उसको याद दिलाती है जीसू इसका लेफ्ट आर्म है तो बाहुल उसके लिए फिट और राइट आर्म है। पर तभी इयोन भाई बाहुल को कॉल करके शॉप पर वापस बुला रही थी। यूनसुई को गुस्सा आ रहा था कि वो उसके कहने पर इसको अकेला छोड़कर जा रहा है। इससे पूछती है वो इयोन भाई को लाइक करता है क्या। बाहुल चीखता है हाँ वो इसे लाइक करता है तो इसको बोलता है वो वही करेगा जो उसे करने को बोलेगी। बाहुल हैप्पी था, उसने आखिरकार यूनसुई को कैसे भी करके जेलस करवा ही लिया है। बाहर निकलकर एक डीप ब्रीथ लेता है, इसको न्यू डिस्कवरी हुई थी। यूनसुई हमेशा इयोन भाई का नाम सामने आने पर अपसेट हो जाती है। इन लेडीज के इनको इतने बड़े कैबेज के पहाड़ के साथ छोड़ जाने पर अब इन सभी को मिलकर इसे किमची बनाने के लिए साफ करना था। कैंग हायक के मुताबिक वो इनको 2 टीमों में डिवाइड करेगा, एक कैबेज को देखेगी और दूसरा सॉस बनाएगी और रॉक सीजर गेम खेलकर टीम्स बनाएगा। जीसू बोलता है उसे इस सबसे बाहर ही रखे, वो नहीं करेगा ये सब। जिस पर कैंग हायक बोलता है फिर तो मसला ही नहीं, फिर गेम खेलने की क्या जरूरत, मैं मेरी वाइफ के साथ रहूंगा। पर तभी बाहुल भी बोलता है नहीं वो अपनी नूना के साथ टीम अप होगा। जीसू इन सभी को इयोन भाई के लिए पागल होते देखकर उसको जेलसी होती है, फौरन गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। वो गेम खेलते हुए हर बार चीट करके इयोन भाई के साथ टीम अप होने की कोशिश करता है बट हर बार मुंह की खानी पड़ती है और बुरे बुरे मुंह बनाते हुए लास्ट पर उसकी टीम कैंग हायक के साथ बनती है। तभी वहाँ पर यूनसुई भी आकर इनकी हेल्प करवाने का ऐलान
करती है। जीसू से देखकर हैप्पी हो रहा था इयोन भाई को यूनसे के करीब करीब रहकर जलाएगा। तभी इयोन भाई के बुलाने पर डोंगजो और कोच भी उनकी हेल्प करवाने के लिए पधारते हैं। डोंगजो सभी फ्लावर बॉयज को साथ बैठे देखकर हैप्पी हो रही थी कि ये तो सुंदर मुंदर फ्लावर बॉयज के साथ कोई किमची पार्टी दिख रही है और ऐसे लग रहा है जैसे फ्लावर्स का कोई बाग हो। फिर इयोन भाई से पूछती है वो इस बाग में से किस फ्लावर को अपने लिए तोड़ना चाहेगी, सनफ्लावर यानी कि कैंग हायक को या फिर रोज यानी कि जीसू को। और साथ में जीसू रोज को पिक करने पर इसको वार्न भी करती है कि अगर उसने रोज को तोड़ा तो गलती से कहीं हाथ भी जख्मी हो सकता है तुम्हारा। जिस पर कोच बोलता है सनफ्लावर अच्छे होते हैं। डोंगजू भी एग्री करती है पर फिर इयोन भाई से पूछती है कैंग हायक के साथ इसका मामला कहाँ तक पहुँचा है। इयोन भाई उसे बताती है इसका हाथ पकड़ने से उसे लगा सुनामी आएगा मगर वो तो सिर्फ एक छोटी सी लहर थी। डोंगजू बोलती है लहर भी काफी होती है जो साबित करती है तुम मैन के हाथ पकड़ने से कुछ फील करती हो या नहीं। और उसने बेख्याली में कोच का हाथ पकड़ा था। दोनों को जोर का लव वाला झटका लगता है। डोंगजू भागकर छत पर पहुंच जाती है, खुद को रिलैक्स करती है। उसने जिंदगी में कोई पहली बार किसी आदमी को नहीं छुआ है जो ये हालत है। पर उसके हार्ट की ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। कोच उसके पास आकर उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है। इयोन भाई ने रेडिश की किमची बनाई थी जिसका टेस्ट वो सबसे पहले हानवो को करवाती है ओपिनियन लेने के लिए, पर इसको टेस्ट की समझ नहीं आती। फिर बावुल को खिलाती है और बावुल को भी कुछ पता नहीं था टेस्ट के बारे में, बस उसे यही पता था उसकी नोनो ने बहुत मजे की किमची बनाई है। यूनसुई को भी खिलाने लगती है पर वो इनकार कर देती है, उसे नहीं खाना है। जिस पर आगे जीसू मुंह खोले बैठा था टेस्ट करने के लिए, पर वो उसे खिलाने की बजाय कैंग हायक के मुंह में ठूंस देती है। जीसू को कैंग हायक को हंसते हुए और मजे लेते खाते देखकर गुस्सा आता है। कैंग हायक इयोन भाई को इसमें थोड़ी और रेड मिर्च ऐड करने को बोल रहा था। वो किचन में रेड मिर्च लेने जाती है। जीसू उसके पीछे जाता है और इसको बोलता है उसने अनियन को खाने को दी, मुझे क्यों नहीं खिलाई। बोलती है जब परफेक्ट बन जाएगी तब वो उसे खिलाना चाहती थी, अभी जाकर उसे खिलाएगी। वो बोलता है नहीं मुझे अभी इसी समय इसी सेकंड में खानी है, जिद करने लगता है। फिर वो उसके किमची के मसाले से भरे हाथों को चाट कर इसे बोलता है इससे लगता है इसमें मिर्च नहीं बल्कि थोड़ा नमक डालो। वो वहाँ से ब्लैंक दिमाग के साथ भाग जाती है, बाहर सांस लेने के लिए रुकती है। उसे अचानक क्या हो गया था, उसे अपने किमची से भरे हुए हाथों का भी याद नहीं रहता। अपने गर्म होते फेस को थपथपाने लगती है कि अभी उसके फेस पर ये कौन से हीटर फिट हुई हैं। उसे अपनी फीलिंग की समझ नहीं आ रही थी। फिर इसे एंजाइटी पिल्स का याद आता है खुद को काम रखने के लिए। जैसे ही ढूंढ कर लेने लगती है, जीसू उसको ढूंढता हुआ वहाँ आ गया था। उसका एंजाइटी पिल्स लेते देख लेता है, इससे पूछता है क्या वो अभी भी इनकार करेगी कि वो उसके दिल को अभी भी बॉयल नहीं कर पाया है और वो अभी भी अपने दिल की बजाय दिमाग की सुनेगी, इनकार ही करती रहेगी कि जीसू के उसके करीब जाने से उसे कुछ भी नहीं होता है। और वो दोबारा इनकार कर देती है। वो उसको उठते हुए अपने क्लोज कर लेता है और इसके ऊपर झुक कर इससे पूछता है तुम्हें एक और टेस्ट चाहिए अपनी किमची के लिए। फिर इसके क्लोज और क्लोज होते हुए इसके चीक्स पर लगे किमची मसाले को किस करता है। इसको बोलता है मुझे हमेशा से पता था किमची का टेस्ट हॉट होता है, बट मुझे विश्वास है मैंने इस किस्म की इतनी हॉट किमची कभी नहीं टेस्ट की है। असल में इयोन भाई का उसके करीब होने से उसका सारा फेस बहुत ही ज्यादा हॉट हुआ था। इधर इयोन भाई के सर में जोर जोर की टैरेट मास्टर की बताई गई प्यार वाली रिंग बज रही थी। वो चकरा कर नीचे गिर जाती है। जीसू ने इसके बाजू पकड़ रखे थे। कैंग हायक अंदर आकर उसे ऐसे देखकर समझता है वो किसी चीज के लिए घुटनों के बल गिरकर जीसू से रिक्वेस्ट कर रही हो। किमची की स्मेल को खुद से दूर करने के लिए वो सबके सब लोग सोना जाते हैं। यूनसुई ने अपनी नजरें चील कौवों की तरह इयोन भाई पर गाड़ रखी थी। जीसू भी किसी पप्पी की तरह उसे ही देख रहा था। कैंग हायक ठंडी सांसें लिए जा रहा था। असल में सब लोग इसलिए उसे देख रहे थे क्योंकि बाहुल बहुत ही हार्ड तरीके से यूनसुई को जलाने के लिए इयोन भाई का मसाज कर रहा था, जिसे यूनसुई को दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। इयोन भाई इन सभी से भागकर जरा सांस लेने के लिए इनसे दूर जाती है। यूनसुई उसके पीछे पहुंच जाती है। ऐसे बाहुल से दूर रहने के लिए वार्न कर इन दोनों के बीच में फिर बाहुल और जीसू को लेकर इनबिन हो जाती है। जीसू कैंग हायक सोना में आमने सामने बैठे थे। कैंग हायक बोलता है जो भी बहुत देर तक इसी पोजीशन में बैठा रहेगा वो इयोन भाई को विन करेगा। जीसू बोलता है चाहे वो हारे या जीते इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इयोन भाई तो हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ उसी की है, तो तुम इसका ख्याल अपने मन से निकाल दो, फिक्र मत करो। और फिर उसको बोलता है मेरा नाम चा जीसू है, मैं इस दुनिया में जो पाना चाहता हूँ इस दुनिया में पाकर रहता हूँ, जो चीज इसे चाहिए होती है वो इसकी होकर रहती है। कैंग हायक हैरानगी से पूछता है सब कुछ मतलब सब कुछ? जीसू सीना ठोकर बोलता है हाँ सब कुछ। पर कैंग हायक से बोलता है तो इसका इसकी मोम के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो इनको भी हासिल कर पाया है? जीसू बोलता है जब वो बच्चा था इसकी मोम गुजर गई, उसके वेल्दी डैड ही उसके लिए काफी हैं, इसे मोम की जरूरत नहीं। पर
कैंग हायक बोलता है बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने वेल्दी क्यों ना हो, इनको हमेशा अपने पेरेंट्स की जरूरत रहती है। योनबई सोना के बाहर बाकी सभी के निकलने का वेट कर रही थी और साथ में इसे किमची किस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था। अपने चीक्स को रगड़ रगड़ कर जैसे इस याद को खत्म करना चाहती हो। मिस्टर गू वहाँ आकर इसे मिस्टर चा के पास ले जाते हैं। मिस्टर चा इससे पूछते हैं क्या वो स्विमिंग करके आई है, पर बोलती है डेड स्किन स्क्रब के लिए गई थी और जीसू भी उसके साथ था। मिस्टर चा को हैरानगी होती है क्या इनका रिलेशन इतना आगे जा चुका है कि वो दोनों स्क्रब के लिए भी साथ जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने नेकेड होते हैं। पर वो क्लियर करती है नहीं स्क्रब के नेकेड पार्ट के लिए जीसू मेल सेक्शन में था, वो दूसरे हिस्से में थी। मिस्टर चा को जेलसी हो रही थी, जीसू कभी इनके साथ तो बात लेने के लिए नहीं जाता है। फिर मिस्टर चा को बताते हैं कुछ रातें पहले जीसू तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घर वापस आया था। वो आगे से इनकार करती है, वो बहुत छोटा है, इनके बीच में कुछ नहीं है। मगर मिस्टर चा बोलते हैं जो हो चुका, मगर अब तुम जल्द इससे अलग दूर होने की कोशिश करो, अगर ज्यादा समय गुजरा तो कोई हर्ट होगा। उसे लगा वो इसकी बात कर रहे हैं तो इनको इसकी फिक्र करने पर थैंक्स बोलती है, पर वो आगे से बोलते हैं वो जीसू की बात कर रहे हैं। उसे बोलते हैं वो राइस और रोमिन की तरह गर्म है और इनके जैसे रिच मैन इस जैसी गर्ल के लव में इसलिए पड़ते हैं। खुद को और जीसू को कैवियर बोलते हुए कि कैवियर कभी गर्म होने का एक्सपीरियंस नहीं करता है, तो ये चीज उसके लिए नहीं होती है। और बोलते हैं कैवियर कोल्ड होता है, इसे छोटी स्पून से खाते हैं, अगर चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करोगे वो गिरकर खराब हो जाता है। इनको लगता है जीसू और योनबई सिक्के के दो अलग अलग पार्ट हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। योनबई इनको बताती है वो सब समझ गई है और बताती है वैसे भी इसे कैवियर की जरा परवाह नहीं है, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। घर जाते ही मिस्टर गू से पूछती है मिस्टर चा घर के बजाय कंपनी में क्यों रहते हैं। वो बोलते हैं क्योंकि मिस्टर चा के लिए कंपनी उसके स्टाफ और दौलत से बढ़कर और इस दुनिया में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मिस्टर गू से पूछती है तो क्या जीसू की मॉम भी इनके साथ नहीं होती है, जिस पर उसे पता चलता है जीसू की मॉम तो कुछ साल पहले जापान में गुजर चुकी हैं। योनबई शॉप पर वापस आती है, जीसू उसका वेट कर रहा था, बाकी सब लोग बीफ खाने के लिए शॉप पर गए थे। वो चीखती है इसके बगैर कैसे जा सकते हैं, वो इसे जाने से रोकता है, इसके पास इसको टेस्ट करवाने के लिए कुछ और है। वो गलत मतलब लेती है कि फिर कोई किस चीज तो नहीं करने वाला है और हाथ पर कवर लेकर इससे बोलती है अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया वो खुद को डिफेंड करना जानती है। वो हंसता है अबे तुम क्या समझ रही हो पगली। फिर इसको बताता है तुमने खुद ही तो बोला था तुम्हें डेट करने के लिए मुझे रोमेन बनाने आने चाहिए। फिर इसके सामने रोमेन कुक करने लगता है, सारा काम बहुत ही नफासत से किसी बड़े शेफ की तरह कर रहा था। वो उससे इम्प्रेस नजर आ रही थी, वो उससे अनबिलीवेबल होकर देखे जा रही थी कि ये वही बिगड़ा हुआ रिच प्रिंस जीसू ही है ना। जीसू को लग रहा था उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता रोमेन है। फिर योनबई को जीसू के साथ अपना फर्स्ट कन्फेस याद आने लगता है। इधर जीसू जैसे उसने कैंग हायक को रोमेन बनाते देखा था उसी के तरीके से रोमेन बना चुका था, उसके सामने टेबल पर सजा देता है और उसके सामने किसी छोटे पपी की तरह बैठकर शौक से रोमेन को टेस्ट करके खाने का वेट कर रहा था। उसका ओपिनियन जानने के लिए शिद्दत से इंतजार कर रहा था वो क्या बोलेगी। वो टेस्ट करने भी लगती है पर जीसू की फिंगर पर कट देखकर खाना छोड़कर बाहर निकल जाती है कि उसका पेट फिल है, उसे भूख नहीं है। वो सिर्फ मिस्टर चा की कही बातों को याद करके ये सब कर रही थी। उन्होंने बोला था जीसू को हर्ट नहीं होना चाहिए, वो उनके लिए दुनिया में सबसे प्रीशियस थिंग है। फिर ऊपर से जब से उसे पता चला था जीसू अपनी मोम के बिना ही बड़ा हुआ है, इस वजह से भी उसके मन में जीसू के लिए ज्यादा फीलिंग्स थी। उसके पीछे जाकर पूछता है उसने टेस्ट करने से इनकार क्यों किया। उसने इसे कुक करने के लिए वो जानती भी है कितनी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, उसे स्वेटिंग पसंद नहीं है, पर फिर भी उसके लिए रोमेन बनाने के लिए देखो उसने अपनी बॉडी पर स्वेटिंग बर्दाश्त की। वो उस पर चीखती है उसने अपनी उंगली को क्यों काटा, क्यों अपना पसीना बहाया सिर्फ रोमेन बनाने के लिए। वो खाने से इनकार करती है और उसे फौरन घर लौट जाने का बोलती है। वो शॉप के बाहर तमाशा करने के बजाय इसे उठाकर अंदर ले जाता है। वो थोड़ी देर तक और लड़ते रहते हैं। वो इसे बताता है वो खौफजदा है, इसका हाथ पकड़कर इसे बोलता है चलो इस बात का अभी पता लगाते हैं वो दोनों क्या है एक दूसरे के लिए। वो इनकार करती है वो खौफजदा नहीं है और इसे खुद से पीछे करके अभी वहाँ से निकल जाने का बोलती है, पर वो इसको पकड़कर बोलता है तुम डरती हो, अगर तुमने मेरे हाथ के बने रोमेन खाए तो तुम्हें विश्वास है कि उन्हें खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बाजार का बना हुआ रोमेन का कप नहीं है बल्कि रियल चीज है जिसे मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। वो एडमिट करती है हाँ ऐसा ही है। वो खौफजदा है, उसने जीसू को पहली बार लाइफ में किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद योनबई के लिए कुछ करते देखा है। उसके दिल में उसे ऐसे देखकर तकलीफ हो रही है। इसको बताती है ये पहली बार नहीं है जब इसका दिल जीसू
जीसू की वजह से जोर जोर का धड़का है, बल्कि इससे पहले भी इसकी फीलिंग्स इसके लिए ही थी। मगर वो जानती है ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ बहुत खौफनाक हो सकता है। और अपना निकनेम हार्ट सिल्वर पार्ट बोलते हुए बोलती है वो जानती है वो बाकी सभी के मुकाबले में बहुत जल्दी गर्म और बॉयल हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा एडल्ट और नाइस चॉइस है और मेच्योर बनने की कोशिश करती है। और हर बार जीसू इसके सामने आकर इसके दिल के तार इधर उधर कर देता है, वो फिर से वही टल्ली इमोशनल इयोनबाई बन जाती है। बोलती है उसे डर लगता है, हाँ वो डरती है, हक कर लेता है, इसे बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा होना था। असल में वो उसे कंफर्ट कर रहा था, ये सब कुछ बिल्कुल एक चमत्कार की तरह दिख रहा था। फिर से बोलता है सब बार बार होगा, ऐसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। और बोलता है इवन के जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, इस पर मैड होती है, तो जीसू का दिल और जोरों जोरों से इसके लिए अट्रैक्ट होता है, उसके दिल में इसके लिए और ज्यादा फीलिंग्स जाग उठती हैं। और बोलता है जब भी तुम गुस्सा करती हो तो मुझे और ज्यादा प्यारी लगने लगती हो। वो अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगता है और इसको और कसकर हक करता है, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं, पर फिर आखिरकार वो जीसू ही था ना, उस पर आखिरी धमाका ना करे, ये हो नहीं सकता है। इससे पूछता है तुमने आखिरी बार अपना सर कब धोया था, और अपने रोमांस के पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मारता है। दोनों का रोमांस यहीं पर खत्म होता है। तो 12th पार्ट का तो यहीं पर एंड होता है। बाकी की स्टोरी जानने के लिए बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द 13th एपिसोड के साथ। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है।